नमस्कार। इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग टेलीविज़न सीरीज़ के पहले एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं कामाक्षा मिश्रा, SCERT उत्तराखंड से हूँ और आज मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं आदरणीय JP डोभाल सर। आप अध्यापक हैं और राजकीय इंटर कॉलेज उप्पू, टिहरी गरेवाल में कार्यरत हैं। आज विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच में हैं नवम फाउंडेशन से श्री श्रवण जी। आपने छात्रों और शिक्षकों के साथ डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि डिज़ाइन थिंकिंग क्या है, इसकी अवधारणा क्या है और इसके अनुप्रयोग किस प्रकार किए जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो श्रवण जी, आज मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि सर, ये डिज़ाइन थिंकिंग क्या है? थैंक यू मैडम। तो हम इसको एक छोटा-सा कहानी के द्वारा सीखते हैं। अगर आप अभी प्रेज़ेंटेशन देखेंगे, पहला स्लाइड जो है मैडम इस प्रेज़ेंटेशन में अगर आप ये पहला स्लाइड देखेंगे, तो डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब सब लोग समझते हैं कि ये किसी इंजीनियर्स करना है या किसी साइंटिस्ट के लिए है, ये किसी एमएनसीज़ के लिए है। लेकिन जनरली हम इसको 2 अलग-अलग भागों में डिवाइड करते हैं कि एक डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच प्रोसेस फॉर ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पसेस। लेकिन उससे ज़्यादा स्कूल बच्चों के लिए और हम सब लोगों के लिए, एजुकेटर्स के लिए डिज़ाइन थिंकिंग इस एक कहानी के द्वारा हम सीखते हैं। जैसे आप सब लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक छोटा-सा पंछी है, बर्ड। तो इस जो बर्ड है, इसका एग्स ये साँप खा रहे हैं। फिर अभी मुझे एक सवाल आया है। मैंने इस बर्ड से पूछा कि आपका एक्स जो साँप खा रहा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो उनके पास ऑप्शंस है कि वो एक बड़ा-सा इंस्पायर प्रोग्राम में, नहीं तो एक बड़ा-सा हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करके, विन करके, सर्टिफ़िकेट लेके आके उसको सॉल्व करना है, या उसके पास जो भी क्रिएटिव सॉल्यूशंस है, वो यूज़ करके सॉल्व करना है, राइट? तो ये जो सिर्फ बच्चे या टीचर्स, एजुकेटर्स जो है, हम इसको एक प्रोग्राम में डिज़ाइन थिंकिंग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कंपटीशन के द्वारा, एक प्रोग्राम के द्वारा हम यूज़ करते हैं। लेकिन इस डिज़ाइन थिंकिंग जो है, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं, ये सबके लिए है। इसलिए ये कहा जाता है कि डिज़ाइन थिंकिंग एक जीने का ढंग है, मतलब जीवन शैली है, राइट? तो बर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग इसको कॉन्शियसली यूज़ करते हैं कि शब्दावली यूज़ करते हैं, अप्रोचेस, स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसको बिना ये शब्द, बिना ये अप्रोच पता ही नहीं रहता है, फिर भी यूज़ करके अच्छे-अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मेरा हिसाब से ये डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब जीवन का एक शैली है, राइट? और ये प्रोग्राम के द्वारा सीखने का ये क्यों आ गया ऐसा? तो एक छोटा-सा चीज़ बताता हूँ मैं। हम सब बचपन में बहुत खुशी रहते थे। अगर कोई हमें रुलाना है, तो जानबूझकर रुलाते थे। लेकिन आजकल का सिचुएशन देखिए, हम सब आजकल बहुत दुःख रहते हैं, राइट? अगर कोई हँसाना है, तो कुछ कॉमेडी बताना है या कॉमेडी शोज़ देखना है। मतलब जो बचपन में हमारे बर्थ राइट है हैप्पीनेस, वो लूज़ हो गया है। फिर उसको अभी हम पार्क्स में देखते हैं, अब कभी-कभी पैसे दे के सीख रहा है कैसे हँसना है, राइट? तो सिचुएशन देखिए, जो पैदा होते ही हमारे साथ आया है, राइट, बर्थ राइट हैप्पीनेस, वो अभी पैसा दे के सीख रहा है। ये भी ऐसे ही हो गया है कि हम जो अभी नॉर्मल एबिलिटी है, डिज़ाइन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एबिलिटी, वो अभी भूल गए हैं, इसलिए अभी इसको एक प्रोग्राम के द्वारा सीख रहा है, राइट? तो ये हमारा नेचुरल एबिलिटी है। सब लोग अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को नेचुरली आइडेंटिफ़ाई करके सॉल्व करने के लिए सोचते हैं, तो वही एक रेगुलर डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस हो जाएगा। थैंक यू। बहुत सुंदर सर। जैसा कि आपने अभी बताया कि ये जो डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोसेस है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर सेंटर्ड रहता है। तो क्या सर हम इसको अपने जीवन के हर क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? यस सर। सो सर, डिज़ाइन थिंकिंग का ब्यूटी ये है सर, अगर आप प्रेज़ेंटेशन स्लाइड में देखेंगे, तो डिज़ाइन थिंकिंग का ब्यूटी ये है, अगर आप एक साइंस फ़ॉर्मूला लिया है, तो 6th क्लास का फ़ॉर्मूला लिया है, तो ये 6th क्लास के लिए रहेगा। जी 7th सर। क्लास का लिया तो ये 7th क्लास के लिए रहेगा। जी। लेकिन डिज़ाइन थिंकिंग में ब्यूटी ये है कि इसमें किसी एक क्लास के लिए नहीं है या एक फ़ील्ड के लिए नहीं है। जैसा अगर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने मुंबई में
इस प्रोग्राम को 200 मदर्स के साथ किया है और नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर्स है। जैसे इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, हर जगह इसको यूज़ करते हैं सर। और इसको यूज़ करने के लिए एक प्रोसेस है सर, जो वर्ल्ड फेमस प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं कि इनोवेशन करो, इनोवेशन करो, इनोवेशन करो। ये इनोवेशन एक डेस्टिनेशन है सर। जी हर सर। फील्ड में इनोवेशन एक डेस्टिनेशन है। जी इस डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए एक अच्छा रास्ता है ये डिज़ाइन थिंकिंग। हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं जुगाड्स, राइट? और जुगाड़ करने के लिए भी ये डिज़ाइन थिंकिंग बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, राइट? तो इसमें अभी प्रोसेस स्टेप्स क्या-क्या है वो बताऊँगा, फिर बाद में हम इसमें विस्तार से जाते हैं। तो इस डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस में है सर 5 स्टेप्स है। एक है एम्पैथी, जी सर। एक है डिफाइन, जी। एक है आइडिएट, बहुत एक सुंदर। प्रोटोटाइप, एक टेस्ट। और ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये ये ऐसा ही सीक्वेंस में आना है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। ये कैसे किसी भी स्टेप कभी भी आ सकता है। आगे पीछे कर सकते हैं। कभी भी आ सकता है। जी। यस सर। जी। अगर आप एक प्रोसेस में जा रहे हैं तो जी। इसको सीक्वेंसली यूज़ करना है। जी। एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं। जी। 3M करके एक कंपनी है, मिनेसोटा माइन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इस कंपनी में क्या है, वो एक एडहेसिव टेप बनाने का सोच रहे। बहुत स्ट्रॉन्ग टेप, प्लास्टर, एडहेसिव। राइट सर। जी सर। तो वो बनाने का टाइम पे क्या हो गया, वो टेप फेल हो गया। जी। वो बन नहीं पाया। अगर वो किसी को चिपकाएँगे तो इतना स्ट्रॉन्गली वो नहीं चिपक रहे। जी। लेकिन उसी टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो उनको बनाया है, इनोवेट किया है, तो वो ऑब्ज़र्व किया है, वो ईज़िली चिपकता है और ईज़िली रिमूव कर सकता है। जी। तो इन्होंने क्या किया है, इसको कहीं पे यूज़ कर सकते हैं क्या? जी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, जो अभी हम स्कूल्स में, बहुत सारे एमएनसीज़ में, हर जगह, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में देख सकते हैं आप, स्टिकी नोट्स जो देख रहा है, वो स्टिकी नोट्स जानबूझकर बनाया नहीं है। एक नया इनोवेशन करने के लिए सोच रहे थे, उस इनोवेशन फेल हो गया और ये आ गया है। बहुत तो सुंदर। ये आने के बाद उन्होंने क्या किया, इसको फिर प्रोटोटाइप किया है, फिर आइडिएट किया है, इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जी। फिर एम्पैथाइज़ किया है। जी। तो ऐसे इस प्रोसेस में कुछ भी स्टेप कहीं पे भी आ सकते हैं सर। जी सर। लेकिन अगर एक प्रोसेस में अगर आप इंस्पायर के लिए सीखना है, तो तो एक सीक्वेंस सीक्वेंस में में। सीखना ज़रूरी है। बहुत सुंदर सर। जैसा कि आपने बताया कि यदि हम कहीं पर इसको प्रोसेस में ला रहे हैं तो हमको इसी बिल्कुल जो सीक्वेंस है वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सर हमारे विद्यालयों में क्या डिज़ाइन थिंकिंग की को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, एकेडमिक होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल होती हैं, बहुत सारे, तो कोई ऐसा उदाहरण साझा करेंगे सर? जी सर। ज़रूर सर। जी सर। सर, ये डिज़ाइन थिंकिंग का महत्व ये है, हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। जी। जो अभी हम एनईपी का बात कर रहा है, जी। तो ये एनईपी भी ऐसे ही आया है कि हर जगह क्वालिटी एजुकेशन कैसे पहुँचे। लोगों के पास क्वालिटी एजुकेशन, या अगर उनके पास फ़ोन अवेलेबिलिटी नहीं है, जो हमने किया है, एक उदाहरण मैं बताऊँगा कि एजुकेशन का ही। एक महाराष्ट्र का गाँव है, वहाँ पे मोबाइल्स नहीं जाते हैं, ये कुछ भी नहीं जाते। तो हमने क्या किया है, एक पोस्ट कार्ड जो हम पहले यूज़ करते थे, आप बचपन में देखे होंगे, लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स। उस पोस्ट कार्ड पे एड्रेस लिख के, टू एंड फ्रो एड्रेस, एक साइड पेपर में एक्टिविटी लिख के कैसे करना है, उस पोस्ट कार्ड्स को हम 500 पोस्ट कार्ड्स को एक गाँव में भेज दिए। फिर हमें 160 कार्ड्स वापस मिला है, पीछे की तरफ एक्टिविटी करके क्या-क्या उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है। तो इसका मतलब है सर, इस डिज़ाइन थिंकिंग को यूज़ करके कॉर्नर से, जहाँ पे मोबाइल, टेलीविज़न अवेलेबल नहीं है, एक स्कूल भी नहीं है, उस जगह से लेके वर्ल्ड में टॉप इंस्टीट्यूशन तक, हर जगह इस डिज़ाइन थिंकिंग को यूज़ कर सकते हैं। जी। और आपका क्वेश्चन में एक और पॉइंट भी है। ऐड अगर कर आप दें। स्लाइड्स में देखेंगे, जी सर। प्रेज़ेंटेशन में देखेंगे, जी सर। इसका महत्व क्या है? जी। तो इसका महत्व है, जी। मैं बहुत सारे टीचर्स को पूछता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि आप स्लाइड्स में जो देख रहा है, ये एक टाइम मशीन है। तो इस टाइम मशीन को मैं किसी को देके उनको पूछता हूँ जी। कि आपके पास ये टाइम मशीन है, आप इसको यूज़ करके फ्यूचर में जा सकते हैं या पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन मुझे 2 मिनट के बाद वापस आके बोलना है कि आप कहाँ पे गए और किस पीरियड में क्यों गए हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे आंसर दिया है कि एक टीचर ने बोला, मेरा बचपन में मुझे अच्छा टीचर रहते थे, मैं उनसे मिलने जाना है। और एक ने बोला, मैं श्री कृष्ण देव राय का टाइम पे जाना है, वहाँ पे डायमंड्स रोड रोड पे डाल के बेचते थे। और एक ने बोला, मैं फ्यूचर में जाऊँगा और 20 इयर्स के बाद टेक्नोलॉजी कैसा है वो देख के आऊँगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है सर, अगर आपके पास इस टाइम मशीन है, तो बहुत कम लोग, मतलब 0.001% लोग बोला है कि मैं 2019
दिसंबर उस टाइम पे जाके कोरोना को रोक सकता हूँ, राइट? तो इतना पावरफुल टाइम मशीन है, अगर ये किसी को दे देंगे, तो बोलते हैं कि मैं हमारा बचपन में जाएँगे या टेक्नोलॉजी देख के आएँगे, मतलब खुद के बारे में सोचना शुरू किया है। लेकिन ये डिज़ाइन थिंकिंग का ब्यूटी है, ये जिसके अंदर, जिसके दिल में रहता है, वो खुद के बारे में सोचना बंद करता है और बाकी लोगों के बारे में सोचना शुरू करता है। तो इसका महत्व ये है सर। सर, अभी आपने डिज़ाइन थिंकिंग के महत्व की बात की, तो ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे डिज़ाइन थिंकिंग तो हम सबके जीवन में पहले से ही है और हम किसी न किसी तरीके से समस्या समाधान के लिए डिज़ाइन थिंकिंग का उपयोग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि छात्रों और शिक्षकों के लिए कैसे ये इतना महत्वपूर्ण है? यस मैडम। तो ये स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आजकल देखेंगे तो हर जगह सुनाई दे रहे हैं कि 21st सेंचुरी क्लासरूम्स, 21st सेंचुरी एजुकेशन। तो ये 21st सेंचुरी एजुकेशन का क्या मतलब होता है? मतलब 21st सेंचुरी का कुछ स्किल्स है, जहाँ पे अगर आप शेयर मार्केट देखेंगे तो उसमें सुनाई देता है कि इस प्रोडक्ट का शेयर वैल्यू ज़्यादा है। तो ऐसे ही एक क्लासरूम में बच्चों का आंसर्स या आवाज़ ज़्यादा आना चाहिए। 90% रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, 10% फ्रॉम टीचर्स। तो ये एक सक्सेस क्लासरूम होगा। ये ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस में, स्कूल्स में क्या होता है, बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। मैडम ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन ये डिज़ाइन थिंकिंग जब से शुरू होता है, किस स्कूल में शुरू होता है, सो उस स्कूल में बच्चे प्रॉब्लम्स के साथ-साथ सॉल्यूशंस भी लेके आ रहे हैं। मैंने देखा है एक स्कूल में एक बच्चा आया है, "सर अभी हमारा स्कूल में 200 लोग हैं।" वो मिड डे मील्स का टाइम था। मिड डे मील्स खा लिया है और एक टैप है प्लेट वॉश करने का। तो उन्होंने जाके एक प्लेट वॉश किया है, उसके लिए 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स लिया है और 200 बच्चे लाइन में हैं। तो ये सब कब प्लेट्स क्लीन करेंगे? तो एक बच्चे को आया है एक सॉल्यूशन। उन्होंने क्या किया है, जो इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं हम, एक ही टैप को एक प्लास्टिक पीवीसी पाइप लगाया है, उसको 10 टैप्स लगाया है। एक ही टैप से जो पानी आता है, फिर 10 लोग एक ही बार क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इस डिज़ाइन थिंकिंग जब से स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब से बच्चों का दिमाग और बच्चों का सोच इसी रास्ते में जाते हैं। प्रॉब्लम ढूँढते हैं और उसको सॉल्यूशन भी लेके आते हैं। अगर हम एक स्लाइड पे देखेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सर, इधर 21st सेंचुरी स्किल्स ये है सर, आप एजुकेशन से लेके आप कुछ भी बड़ा कंपनी में जाइए और कहाँ कहीं पे भी जाइए वर्ल्ड में, 21st सेंचुरी स्किल्स अभी मैंडेट हो गया। मतलब इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर एक कंपनी है सर, एक एक उदाहरण दे दूँगा, एक कंपनी है, वो कंपनी एक स्किल्ड पर्सन को लेगा या कुछ भी पता नहीं है उसको लेके फिर ट्रेन करेगा, स्किल्ड पर्सन को लेगा। तो हर जगह यही हो रहा है कि सबको 21st सेंचुरी स्किल से इक्विप जो हुआ है उसका जैसे पीपल चाहिए। तो बच्चों को ये 21st सेंचुरी स्किल्स अभी से स्कूल से ही डेवलप होता है। और इसमें एक और चीज़ है, इस 21st सेंचुरी स्किल्स में बहुत सारे चीज़ें हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये सब अलग-अलग सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है। कभी-कभी ये जी। कोर्सेज़ बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन 21st सेंचुरी स्किल्स सब 70% ऑफ द स्किल्स डिज़ाइन थिंकिंग में ये हम इंक्लूड होता है। सीख सकते हैं। जी। यस सर। और अगर आप राइट साइड का पिक्चर देखेंगे, जी। तो एक बड़ा प्रॉब्लम अभी इंडियन यूथ और वर्ल्ड यूथ फेस कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग। जी। तो इस डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी आजकल का यूथ बच्चों में नहीं है। जी। इसलिए देखते हैं कि अब बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि सही टाइम में सही डिसीजन ले नहीं पाते हैं, या कोई उनका एजुकेशन में गलत रास्ता उनको सेलेक्ट गाइडेंस करते नहीं मिल हैं, पाता। राइट। जी। तो अगर आप ये सोचेंगे, ये डिज़ाइन थिंकिंग के दृष्टिकोण से सोचेंगे, आपको सही डिसीजन लेने का तरीका मिलता है। जी। तो राइट साइड का एक जो पोस्टर दिख रहा है, वो स्टोरी है। जी। उस बच्ची का नाम है अलाइस जी। और उस कैट जो है पेड़ पे, वहाँ पे वाई जंक्शन जैसा रोड है। तो बच्ची वहाँ पे आने के बाद पूछता है कि कैट को, मैं किस रास्ते में जाना है? तो कैट पूछता है, आप कहाँ जाना है? तो इस बच्ची पूछते है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कहाँ पे जाना है। तो कैट बोलते हैं कि तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस रास्ते में जाना है, राइट? अगर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पे जाना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस रास्ते में जाना है। तो इतना डिसीजन पावर इतना थिन लेयर पे डिसाइड रहता है सर। जी। इस डिज़ाइन थिंकिंग में बच्चों को इतना बड़ा एबिलिटी देता है सीखने के लिए। इसलिए टीचर्स और स्टूडेंट्स को डिज़ाइन थिंकिंग वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट मैडम। थैंक यू सर। हम ये जान पाए कि डिज़ाइन थिंकिंग क्यों इतनी महत्वपूर्ण है हमारे
बच्चों के लिए और साथ ही साथ हमारे टीचर्स के लिए भी। और जैसा आपने पहले भी कहा कि असल में ये जीवन जीने का एक ढंग है और समस्या को समाधान की तरफ ले जाने का एक तरीका। तो इसी क्रम में सर अभी कुछ समय पहले स्लाइड में आपने कुछ चरणों की बात की थी, इसके कुछ स्टेप्स आपने सर बताए थे, तो प्लीज़ इसको थोड़ा-सा डिटेल में हम समझना चाहेंगे सर। तो इसको थोड़ा-सा डिटेल में बताइएगा। उससे अंदर जाने से पहले मैं एक और मेरा लाइफ का एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हो, लेफ्ट साइड का एक फ़ोटो है, एक शहर का एक स्लम एरिया है। जैसे दोबल सर ने पूछ रहे थे, आपका लाइफ में कुछ ऐसा जी, एग्ज़ाम्पल्स है जी क्या? सर, जी सर। तो राइट साइड का फ़ोटो है, हॉस्पिटल का नाम बताऊँगा, लेकिन ये एक हॉस्पिटल का अंदर का सीन है। तो कोरोना का टाइम पे ये हुआ है सर मैडम, रात में 12 बजे आके कोई डोर बेल कर रहे। तो मैंने डोर ओपन किया, एक मुस्लिम वुमन उनका बच्चे के साथ आया है, बच्चा के साथ, इमरान। तो उनको फिट्स आया है, वो बहुत फिट्स, वॉमिट कर रहा है, उधर-इधर हिल रहा है, इस माँ ने रो रहा है, उसका हस्बैंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉयी है, वो कहीं दूर पे है। तो इनको हम लेके, जहाँ पे मैं रहता हूँ हैदराबाद में, वहाँ से लेके 7 हॉस्पिटल्स हम गए हैं। लेकिन 7 हॉस्पिटल्स में कोरोना के टाइम पे कोई इनको एडमिट नहीं किया। नहीं, एक हॉस्पिटल में गया है, अंदर मैंने ये सिचुएशन देखा है, देखने के बाद जो बच्चा मेरा कंधों पे हिल रहा है, वॉमिट कर रहा है, मैं वो भूल ही गया, क्योंकि ये उससे ज़्यादा पेनफुल है। पेनफुल। जी, क्योंकि आप फ़ोटो में देखेंगे, तो जो हमारा पाँव हैंड रहता है, उतना ज़्यादा छोटा बच्चे हैं। उनको सलाइन चढ़ाया जा रहा है, ब्लड इंजेक्ट कर रहे हैं, मेडिसिन नहीं है और माँ रो रहा है। रोके-रोके उनका जो आँसू निकलता है आँखों से, उनका लाइन, व्हाइट लाइन वहाँ पे आ गया है उनका चेहरे पे, और डॉक्टर का पैर पकड़ रहे हैं। बेड्स नहीं है, वॉशरूम के पास सो रहा है। हुँ, तो इतना सीन देखने के बाद जो बच्चा मेरा कंधे पे है, उनको भूल ही गया मैं, क्योंकि ये मेरा दिल तोड़ दिया है उसी दिन, उसी वक़्त। तो मुझे ये सीन देखने के बाद कुछ चीज़ें माइंड में आया है। जी, एक चीज़ है, हम उनके लिए डॉक्टर्स डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा हाथ में नहीं है। एक चीज़ है, हम इसके लिए मेडिसिन भेज सकते हैं, वो भी मेरा हाथ में नहीं है। लेकिन आप वहाँ पे देखेंगे, हर बच्चे के बेड नहीं मिल रहे। ये सब छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बड़ा बेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या अगर हम ड्रोन्स रहते हैं, हर ड्रोन का 4 प्रोफाइलर्स रहते हैं, जी, तो ऐसे ही एक बेड पे 4 कॉर्नर्स पे 4 छोटा बेड्स बनाएँ। तो ये 4 छोटा बेड्स पे 4 पेशेंट्स रहेंगे, बीच में मेडिकल इक्विपमेंट रहेगा। जी, इसका मतलब है, एक जगह पे डॉक्टर आता है, 4 पेशेंट्स को अकोमोडेट कर सकता है। कोरोना का टाइम पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट्स ये इम्प्लीमेंट किया है कि 100 बेड्स हॉस्पिटल। अगर आप ये आइडिया इम्प्लीमेंट करेंगे, 100 बेड्स हॉस्पिटल का जगह में 400 बेड्स हॉस्पिटल बनेगा, बच्चों के बच्चों के लिए। लिए। जी, और इसमें एक रिस्क फैक्टर है सर, जो ईज़िली डिसीज़ेज़ जो स्प्रेड होता है, हुँ, उसके लिए ये बेड सजेस्टेबल नहीं है। जो वॉन्स होता है या जलता है या किसी और वॉमिट्स होते हैं या फीवर्स होता है, तो उसके लिए ओके है। अगर इस बेड्स हम जो इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ डिजीज़ वालों को नहीं नहीं बनाएँगे। होते, सो ये बेड्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए सर, अगर आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे, आप जहीं पे भी जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस दिखता ही रहता है। राइट? बहुत सुंदर सर। इसी क्रम में बहुत सुंदर सर। इसी क्रम में मैं अपना एक स्कूल का एक्सपीरियंस बच्चों का जो प्रॉब्लम थी वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, सब लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। दरअसल हमारे स्कूलों में आज भी जो सीटिंग अरेंजमेंट आता है वो ट्रेडिशनल रूप से लगा हुआ रहता है। एक आगे फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे। बच्चे एक तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो शायद ब्लैक बोर्ड को अगला वाला बच्चा अगर लंबाई में ऊंचा ज़्यादा है तो वो नहीं देख पाते हैं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फिर बच्चों ने ही अपने आप एक डिज़ाइन किया कि सर ऐसे में प्रॉब्लम होती है तो हम क्यों ना इस पूरे ट्रेडिशनल डिज़ाइन जो सीटिंग अरेंजमेंट है इसको हम यू शेप में बदल दें। तो हमने भी यस कर दिया, ठीक है, बच्चों की उनको एक प्रॉब्लम हो रही थी, उसको सॉल्व वो कर रहे थे। लेकिन सर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने ये देखा और सभी टीचर्स ने महसूस किया कि यहाँ पर एक जो बैक बेंचर वाला जो शब्द है, वो हमारे रूम से हट गया था। सबसे पहले तो ये हुआ। दूसरा, जब हम ट्रेडिशनल क्लासरूम में जब हम बच्चों के पास जाते थे नोटबुक चेक करने या उनका कुछ भी उनको बताने के लिए, समझाने के लिए, तो वहाँ पर हम लोगों को भी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि 2 बेंचेस के बीच में इतना स्पेस नहीं होता था
कि टीचर पीछे तक जाए। लेकिन जैसे ही बच्चों ने उसको यू शेप में डिजाइन किया है, तो क्लासरूम में स्पेस भी बढ़ गया है और उनकी प्रॉब्लम जो दिखने वाली थी बोर्ड को वो भी सॉल्व हो गई है। और हम लोग जो बीच में कभी जब बीच में जाते हैं तो हमारे कपड़े भी, स्पेशली मैडम लोगों को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है साड़ी वगैरह में जाने में, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो मुझे लगता है कि डिजाइन थिंकिंग सबके अंदर होती है, बट उसको केवल आगे लाने के लिए हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा। बहुत सुंदर सर, वेरी गुड। थैंक यू सर। कुछ है, अभी हम इस डिजाइन थिंकिंग का जो प्रोसेस स्टेप्स है उसका विस्तार रूप में जाएंगे एक एक स्टेप, और एक एक स्टेप का अगले एपिसोड्स में इसका स्ट्रैटेजीज एक्टिविटीज सब टीचर्स के लिए क्या करना है स्कूल्स में, वो एक्टिविटीज नेक्स्ट एपिसोड्स में आएंगे। लेकिन इस एपिसोड्स में हम क्या क्या प्रोसेस स्टेप्स है उस प्रोसेस स्टेप्स को देखेंगे। तो अगर आप पहले प्रोसेस स्टेप को देखेंगे स्लाइड पे जो दिख रहा है आपको, इस पहला स्टेप है एम्पैथी। तो एम्पैथी क्यों आया है, तो मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आप सबको। एम्पैथी इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल का यूथ में या आजकल का लोगों में ये एम्पैथी बहुत कम होते जा रही। मतलब किसी को कुछ घायल हुआ तो हम बोलते हैं कि अच्छा घायल हो गया, तो इसको कहते हैं सिंपैथी। लेकिन उस घायल का या उस वाउंड का पेन, आप दर्द आप महसूस कर सकते हैं, बहुत सुंदर। तो उसको कहते हैं एम्पैथी। एक एग्जांपल है, जैसे कोरोना में मेरा एक टीम में एक बंदा को कोरोना आया है, तो उसका फादर को और मदर को दोनों को कोरोना आया है, जी सर। और इस फादर ने मर गए एक दिन, जी और वो विषय वो मैटर अभी इनको पता चला है, जी, बेटा को, बेटे को पता चला है। और तीनों तीन अलग हॉस्पिटल्स में है। अच्छा, तो अभी आपस में कोई नहीं कांटेक्ट नहीं नहीं है। जी सर। तो अभी ये बेटा जी, उनका मदर को ये चीज बोल नहीं सकता है कि फादर एक्सपायर हो गया है, जी सर। क्योंकि वो भी मर जाएंगे। जी जी जी, अब ये बेटा जाके उनका फादर को लास्ट टाइम देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनको हाँ हाँ वो हाँ, चांस ही नहीं है। जी इस सिचुएशन में अगर आप है हाँ, तो हमारा पेरेंट्स को हम लास्ट टाइम देख नहीं सकेंगे, जी, तो आप कैसे महसूस कैसे होगे। महसूस करें? तो ये हमारे लिए कोई महसूस हुआ, इसलिए जैसा पहले कोरोना का टेस्ट होता था वो 14 डेज का होता था, जी लेकिन 1 घंटे में टेस्टिंग किट्स आया है। जी फिर घर से बाहर जो जा नहीं सकते उसके लिए आया है, जी, घर में बैठ के टेस्ट कर सकता है। तो अच्छा, ये जो एम्पैथी है, जी, हर किसी का प्रॉब्लम्स कोई ना कोई महसूस कर रहे हैं, महसूस कर ये महसूस करके उसके लिए इनोवेशंस ला रहे हैं। इसलिए एम्पैथी इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन डिजाइन डिजाइन थिंकिंग। बहुत सुंदर सर। तो आपने जो कुछ अभी हमारे साथ वार्ता साझा की है और स्लाइड के माध्यम से साझा किया है, उससे मुझे लगता है कि एम्पैथी उस जगह को कहते हैं जहां पर कि हम सामने वाले की जगह पर उसका दुख, दर्द, खुशी, इमोशंस को हम फील कर सके। शायद ये बहुत सुंदर सर। जैसा कि आपने अभी बताया कि एम्पैथी होता है दूसरे की दर्द को समझना, वहां पर जा स्वयं को वहां पर जा करके उसकी भावनाओं को समझना, इमोशंस को समझना, दूर से नहीं। तो दूर वाला सिंपैथी कहलाता है, और अगर हम स्वयं को उस जगह पर रख पाते हैं तब जाकर के हमको सिंपैथी का इम्पैथी का सही भाव पता चलता है। तो ये डिजाइन थिंकिंग का पहला स्टेप है। आप कुछ बात साझा करेंगे मैडम? ये विचित्र सी बात है कि हम बात कर रहे हैं कि यू हैव टू पुट योरसेल्फ इनटू अदर पर्सन्स शू। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम प्रैक्टिस के थ्रू, अभ्यास के ज़रिए बच्चों में ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो डिज़ाइन थिंकिंग हमको ये भी सिखाता है। तो ये एक इसका बहुत ही अच्छा फीचर है जो मुझे अभी तक समझ में आ पाया। जी सर, सर आप कंटिन्यू करें। आप दोनों का शब्द से मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ। एक राजा है, तो उसके पास कोई भी जस्टिस के लिए आता है, वो बहुत आपटिंग जस्टिस देता है सबके लिए। तो उनका जजमेंट कभी भी रॉन्ग नहीं होता है। तो बहुत सारे दिन देखने के बाद उसका जो मिनिस्टर मंत्री रहता है, वो मंत्री पूछता है कि राजा आपका जजमेंट कभी भी गलत नहीं होता है, तो आप क्या प्रोसेस या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। तो राजा कहते हैं कि मैं किसके लिए जजमेंट देता हूँ ना, उसमें दो पार्टीज रहते हैं। मैं इसके जगह में 5 मिनट और इसका जगह में 5 मिनट जाता हूँ, जो मैं जजमेंट सुनाना चाहता हूँ वो मैं उनका जगह में जाके सुनता हूँ खुद, और इनका जगह में जाके खुद सुनता हूँ। जब महसूस होगा मुझे इस जजमेंट का सर्कमस्टेंसेस क्या होगा, या उस जजमेंट के द्वारा मुझे क्या फेस करना पड़ेगा, तो वो दोनों मैं महसूस करके उस जजमेंट को थोड़ा बहुत चेंजेस करके अच्छा जजमेंट देता हूँ, ताकि दोनों को जस्टिस हो जाए। तो ऐसा हर जगह इस प्रोसेस शामिल है सर, हमारा हर डेली एक्टिविटीज में।
बहुत सुंदर सर। शायद पिछले दिनों कुछ हमारी जब बात हुई थी तो वहाँ पर एक और अच्छा उदाहरण आया था कि टीचर्स डे के दिन हम बच्चों को कहते हैं कि चलिए आज आप मेरी जगह खड़े होकर के हम लोगों को पढ़ाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने क्लासमेट्स को पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल रोल प्ले करके, तो वो बच्चा टीचर की जो प्रॉब्लम होती है वो उस दिन समझता है बच्चा जब वो खुद टीचर की जगह पर जाते हैं और सामने से बच्चे अपना स्वभाव के कारण, चाहे वो मस्ती करते हैं, चाहे वो खेलते हैं या आपका बात नहीं मानते हैं, इस बात को बच्चा उस दिन वहां पर जा करके समझता है कि हमारे गुरुजी को कितनी परेशानी हो रही होगी। तब से जो है वो बच्चा, उसका सब बिहेव ही बदल जाता है और वो क्लास में एक बड़े सिंसियर स्टूडेंट की तरह बैठता है। तो शायद ये भी इम्पैथी का एक उदाहरण बहुत अच्छा है। अभी एक सवाल उठता है सर, एम्पैथी हम सब बोलते रहते हैं, लेकिन बच्चों में ये एम्पैथी का एबिलिटी कैसे बढ़ाना है? अगर आप स्लाइड पे देखेंगे तो एम्पैथी का जो 3 चीज़ें होते हैं, ये 3 चीज़ों वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है ऑब्जर्व करना, आप जिसका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं उसको ऑब्जर्व करना है। एक है इंटरव्यू करना, उनसे बात करना है, और एक है उनका जगह में जाके ये महसूस करना। अभी हम डिस्कस करते हैं पहला चीज़ का क्या महत्व है। एक एग्जांपल बताऊंगा मैं। अभी आप टीचर्स का बोल रहे हैं, तो टीचर्स का कुछ लोग बड़ा टीचर्स रहते हैं हाइट में, कुछ लोग छोटा रहते हैं, लेकिन हमारा जो ब्लैक बोर्ड है वो एक ही लेवल पे रहता है। क्यों हम अभी तक सोच नहीं पाए उसको एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल कर नहीं सके? तो अगर ये हाइट एडजस्टेबल बोर्ड लाया है, कितने सारे टीचर्स के लिए यूज हो सकता है। और कभी कभी होता है कि एक कॉर्नर में जो बच्चे रहते हैं उसको दूसरा कॉर्नर का बोर्ड दिखता नहीं है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये बहुत सारे चीज़ों में क्लासेस में होते रहते हैं। हम ये ऑब्जर्व करते रहते हैं। ये ऑब्जर्व करके हम सिर्फ जाके इनोवेशन बनाएंगे, ये इनोवेशन सही नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बच्चे आके आपसे पूछेंगे, सर आप यहाँ पे क्या और फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? तो आप डस्टर यूज करते हैं, उसका डस्ट जो अंदर जाता है तो थ्रोट इन्फेक्शंस होता है, लंग्स में जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो बोर्ड रहता है तो वो बहुत हाइट में रहता है। ये सब लिखने का टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे नेक पेन होता है। तो ये जो बोन्स के बीच में टिश्यू होता है वो थोड़ा वो डिक्रीज होते आता है। ये नेक ऐसे ही पकड़ लेता है। तो इतना बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें रहते हैं। ये बच्चे तब फील करेंगे जब आके आपसे बात करेंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी के लिए इनोवेशन करना चाहते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करना काफ़ी नहीं होता है, उनसे बात करना है, हर चीज़ समझना है, और कहाँ पे, किस टाइम पे क्या चीज़ होता है, ये सब मालूम करें। तो ये सब मालूम करके फिर आपका जगह में आके उसको महसूस करना है, तब बच्चों को पता चलेगा ये कैसा है। तो एक छोटा कहानी बताता हूँ मैं यहाँ पे। एक लड़की है, 9th या 10th क्लास पढ़ रही हैं। उसका माँ जो है वो फार्म में जाके फ्रूट्स कट करते हैं। ये फ्रूट्स का जो पेड़ है बहुत लंबा है और फ्रूट्स बहुत ऊपर है। तो इसको कट करना है तो एक बड़ा लकड़ी लेके उसको कट करना पड़ता है। तो उसमें उसका वर्क में 80% उनका हेड ऊपर रहता है। फ्रूट को देखना, फोकस करना, कट करना, ये रहता है। तो इनका माँ का ये बहुत दर्द हुआ है। घर में आके रोज बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं कि मेरा ये बहुत दर्द हो रहा है, आज आप ही खाना बना लो। ऐसा बहुत दिन बोलने के बाद इस बच्ची को समझ में आया कि मदर कुछ फेस कर रहे हैं। तो एक संडे आया है, संडे का दिन मदर के साथ गया है इन्होंने। तो मदर क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स कट कर रहे हैं। तो इस बच्ची ने क्या किया है, आज मैं कट करके देखता हूँ। तो उस बच्ची ने उस फ्रूट्स को एक दिन कट करके देखा है, इतना देर ऊपर सिर रखा है और फ्रूट्स को फोकस करना है, वो सही से कट नहीं होता है, और उसकी वजह से कितना ये नेक पेन आया है। ये सब महसूस करने के बाद वो घर आके उसके लिए कुछ ब्लेड, मोटर, बटन, वायर छोटा सा लेके एक बहुत मोटा वाला लकड़ी लेके उसको टेस्ट किया है। एक छोटा सा ब्लेड लगा के जैसा फ्रूट के पास जाएगा वो कट हो जाएगा। फिर उनको समझ में आया ये बहुत वजन है, इससे भी प्रॉब्लम है। फिर वो पीवीसी पाइप लिया है, वो हवा में ऐसा ऐसा हो है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पीवीसी लिया है, फिर उससे काम चला है। फिर वायर लिया है, तो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, बैटरीज का पावर कम हो रहा है। तो ये बहुत सारे टेस्ट करने के बाद इनको समझ में आया है कि क्या-क्या चीज़ें कब कैसे यूज़ करेंगे तो इनका मदर का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ऐसे उस फार्म का सब मदर्स का प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व किया है। कब सॉल्व किया है सर? जाके वो फ्रूट्स कट करके देखने के बाद। एम्पैथी को करेक्ट सर। तो इसलिए ऑब्जर्व करना, उससे बात करना और उनका जगह में जाके फील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।